भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। सबसे ज्यादा का मध्य प्रदेश में है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन अंडमान निकोबार में है। किसी भी क्षेत्र में 33% वन का होना आवश्यक है। प्रत्येक 3 साल पर वनों का रिपोर्ट जारी किया जाता है। हम लोगों के पास औसत 23 से 24% ही वन बचा रहता है, जबकि 33% जंगल होना चाहिए। हम लोग ज्यादा विकसित भी नहीं हैं, तब भी हमारे पास जंगल नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी चीजों का उसका उपयोग नहीं किया है, जबकि जापान में 66% जंगल है और वह हमसे बहुत आगे हैं। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ हर जंगल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसी भी वन का विकसित होने के लिए वर्षा तथा तापमान की जरूरत होती है। यहाँ वर्षा अच्छी खासी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पेड़ की कई किस्में पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र में सभी प्रकार की वनस्पति निकलती है और इन पेड़ों में पानी की कोई कमी नहीं रहती है, जिस कारण यहाँ पेड़ ज्यादा निकल जाते हैं, लेकिन इन्हें धूप की कमी हो जाती है। धूप तो उसी को मिलेगा जो सबसे लंबा होगा, इसलिए यहाँ की वनस्पति बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। यहाँ के पेड़ पतले, लंबे और सघन होते हैं। इनकी लकड़ियां कठोर होती है। इनको ज्यादा जरूरत वर्षा की होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा विषुवत रेखा पर ही देखने को मिलते हैं, इसलिए सदाबहार वन ज्यादातर विषुवत रेखा पर ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जहां सबसे अधिक वर्षा होगी वहां ये वन देखने को मिलेंगे। भारत में इस प्रकार की वनों का विकास पश्चिमी घाट पर्वत, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी पहाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप में हुआ है। यह वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधों में पतझड़ का समय भित्र भित्र है। यहाँ के मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस कारण यहाँ नए नए पौधे जमकर इस वन को घना कर देते हैं। इनमें ज्यादातर रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, अबूनुस का वृक्ष पाया जाता है। इनकी लकड़ियां बहुत कठोर होती है, जिस वजह से इनका आर्थिक दोहन करना बहुत कठिन है। इसे वर्षा वन भी कहते हैं। दो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस प्रकार के वनों की विकास वहां होता है जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन यहाँ का तापमान 25 होता है, जिस कारण यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ जाती है और पानी कम पड़ जाते हैं। भारत में सबसे अधिक यही पतझड़ वाले वन देखने को मिलते हैं। इनमें पतझड़ का मौसम एक साथ आ जाता है, जिसमें विराम देखने को मिल जाता है। इस प्रकार के वनों का आर्थिक विदोहन सर्वाधिक होता है। इस वन के वृक्ष की लकड़ी मुलायम मजबूत होती है, जैसे आम, जामुन, सात, शीशम, सौगवा, महुआ। इस वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। 3 उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इन वनस्पतियों का विकास उस क्षेत्र में होता है जहां 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है। इन वनस्पतियों में शुष्क काल की अवधि लंबी होती है तथा वृक्ष सघन न होकर विरल होते हैं एवं पेड़ों के बीच घास भूमियां पाई जाती है, जिस कारण विशाल आकार वाले जानवरों के लिए यह वन क्षेत्र अच्छा होता है। यहाँ वेल, पीपल, तेंदू, खैर, बरगद, भोजपत्र, शखुआ वृक्ष पाए जाते हैं। नोट: कत्या बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी तथा विड़ी बनाने के लिए तेंदू वृक्ष के पत्ते का उपयोग किया जाता है। 4 पर्वतीय वन। भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वन हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
2500 से 4000 m की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। यहाँ ठंड मायने रखता है। बर्फ से बचने के लिए इनका आकार कोनधारी या शंकुधारी हो जाता है। इसे कोनधारी, शंकुधारी तथा अल्पाइन वन भी कहते हैं। जब पर्वतों की ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक हो जा तो वहां अत्यधिक बर्फ पड़ने के कारण वहां किसी भी प्रकार का पेड़ पौधों का निकलना मुश्किल हो जाता है। पांच, मरुस्थली वन। यह वन उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन ज्यादातर राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इनमें कांटे पाए जाते हैं। 6, दलदलीय वन। यहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की वन की लकड़ियाँ बहुत मजबूत और कठोर होती है। यहाँ के पेड़ मीडियम साइज के होते हैं। ये दूर से सदाबहार वन की तरह ही दिखते हैं। ये बहुत घना होते हैं। नाव बनाने के लिए इसी वन की लकड़ी का प्रयोग होता है। ये वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। जंगल को बढ़ाने के लिए हमें वानिकी करना पड़ेगा। एक, सामाजिक वानिकी। इस वानिकी में आम जनता को प्रेरित किया जाता है कि वो पेड़ लगाएं। 2, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी का अर्थ होता है एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को विधिपूर्वक रोपित कर दोनों की उपज लेकर आय बढ़ाना। खेती के साथ साथ जंगल लगवाना। इसी कृषि को इको फैमिली कृषि कहते हैं। 3, सामुदायिक वानिकी। इस वानिकी के द्वारा सरकार समुदाय के लोगों को लेकर सरकारी जमीन को चिन्हित कर जंगल लगवाती है और उन्हीं लोगों को उसका रखवाली करना होता है और कृत्रिम जंगल बनवाया जाता है। 4, फर्म वानिकी। इसके अंतर्गत किसानों से ऐसे वन लगवाया जाता है जिसका प्रयोग व्यापारिक महत्व और औषधि के लिए किया जा सके। वन विभाग इसके लिए किसानों को निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराती है। 5, शहरी वानिकी। शहरों के इर्द गिर्द व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के डिवाइडर, औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। भारत की जलवायु को समझने के लिए सर्वप्रथम मानसून का समझना पड़ेगा। एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का मानसून कहते हैं। मौसम हर दिन बदलता रहता है। अगर हम मौसम को प्रतिदिन देखते हैं तो उसके स्वभाव का पता चल जाता है। जब हम किसी क्षेत्र के मौसम पर हमेशा नजर रखते हैं और उस पर लगातार 30 सालों तक नजर रखते हैं तो हमें एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव लग जाता है। यह मौसम 30 सालों में कैसा रहेगा, यही 30 साल का अनुभव और औसत को जलवायु कहते हैं। अर्थात किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। जलवायु कभी चेंज नहीं होती है। जब हम जल को आग पर गर्म करते हैं और वह वाष्प बनकर ऊपर वायु में चला जाता है और यही जलवायु कहलाता है। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक। 1, पर्वतों की स्थिति। भारत की जलवायु में पर्वत किस जगह पर है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। XA, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पर्वत। B, हिमालय पर्वत। उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत उत्तरी पवनों से हमें अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। जमा देने वाली महाठंडी 60C पवनें उत्तरी ध्रुव से चलकर मध्य एवं पूर्वी एशिया से भारत की ओर बढ़ती है। उन हवाओं को हिमालय पर्वत रोक लेता है। C, अरावली पर्वत। 2, समुद्र में। दर समुद्र से आप जितनी दूर जाइएगा मौसम में आपको उतना ही चेंजिंग देखने को मिलेगा। समुद्र की पानी न जल्दी गर्म होती है न ही जल्दी ठंडी होती है। जो शहर समुद्र के किनारे होता है वहां न ज्यादा गर्मी न ही ज्यादा ठंडी पड़ती है।
वहां का मौसम औसत रहता है। विषुवत रेखा से दूरी जितना ज्यादा हम विषुवत रेखा से दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा गोग रहेंगे, और जितना ही नजदीक रहेंगे उतनी ही ज्यादा काले रहेंगे। विषुवत रेखा से जितनी ही दूरी पर रहेंगे आपकी जलवायु उतनी ही अलग रहेगी। केरल और तमिलनाडु के लोग काले और जम्मू कश्मीर के लोग गोरे। विषुवत रेखा से जितने हम दूरी पर जाएंगे गर्मी की मात्रा कम होती जाएगी और आपकी जलवायु हल्का हल्का चेंज होने लगेगा। 4 समुद्र तट से ऊंचाई। दुनिया के किसी भी ऊंचाई को हम समुद्र तल से मापते हैं। अगर आपकी जगह की ऊंचाई जितनी ज्यादा रहेगी तो ठंड उतनी ही ज्यादा पड़ता है। 5 मानसून। हमारी जलवायु मानसून पर निर्भर करती है। वैसा काला बादल जिसमें बारिश कराने की मात्रा रहती है उसे मानसून कहते हैं। ये बादल जब पर्वतों से टकराते हैं तो वर्षा करा देते हैं और बहुत ज्यादा टकरा जाते हैं तो वहां बादल फट जाता है। जून से जुलाई में बादल बहुत ज्यादा बनते हैं क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर रहते हैं। सूर्य समुद्र के पानी को गर्म कर देता है और पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। यही वाष्प बादल बन जाता है। यह मानसून हल्का दाहिने ओर घूमकर चलता है। इस मानसून को अरावली पर्वत नहीं रोक पाती है क्योंकि वह समांतर है और यह उत्तराखंड में जाकर बहुत तेजी से हिमालय से टकराता है। यहाँ बादल बहुत अधिक आकर तेजी से टकरा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होती है। इसी को बादल का फटना कहा जाता है। जलवायु किसी खास जगह है जिसके बारे में आपको सटीक जानकारी हो उसी को जलवायु कहते हैं। मौसम का अनुभव जब हमें हो जाता है तो उसका अंदाजा हमें लग जाता है और उसी अनुभव जलवायु कहलाता है। भारत की जलवायु हमेशा एक नहीं रहती है। हमारी हर चीज जलवायु पर ही निर्भर करती है। हमारे देश में एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती है। हम लोग जलवायु को ऋतु में बांट रखे हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। 1 शीत ऋतु 15 दिसंबर 15 मार्च। 2 ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च 15 जून। 3 वर्षा ऋतु 4.15 जून 15 सितंबर। शरद ऋतु 15 सितंबर 15 दिसंबर 25। यह 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। एक शीत ऋतु को सबसे ज्यादा बेंच करने में मुख्य भूमिका सूर्य का होता है। हमारे पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखा है। 1 कर्क रेखा। 2 मकर रेखा। 3 विषुवत रेखा। जब शीत ऋतु का समय होता है तो सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है जिस वजह से भारत की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है, जिस कारण भारत में ठंड पड़ने लगता है। ठंडी हवाएं भारी होती है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण हवाएं भारी होकर नीचे बैठ जाती है, जिसके कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती है क्योंकि इसको बहने का रास्ता नहीं मिलता है। उत्तर भारत में हिमालय खड़ा है और हिमालय पूरा बर्फ का है। उससे टकराकर हवाएं बहुत तेजी से निकलती है, जिसे यूपी, बिहार, पूरे उत्तर भारत के लोग इसे शीतलहर कहते हैं। इस ठंड के दिन में वर्षा नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्षा के लिए भाप बनना जरूरी है। ठंड के दिन में वर्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन ठंड के दिनों में भारत में 2 जगहों पर थोड़ी वर्षा हो जाती है। उत्तर भारत और तमिलनाडु में जनवरी के महीने में थोड़ी वर्षा हो जाती है। ठंड के दिन में भारत में वर्षों का कारण मानसून नहीं है। ठंड के दिन में सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है और भारत में उच्च दाब बन जाता है। 2 ग्रीष्म ऋतु। यह 15 मार्च से 15 सितंबर तक होता है। गर्मी के दिन में सूर्य जून के महीने होने के कारण कर्क रेखा पर चला आता है और वहां की हवाओं को गर्म करके ऊपर उठा देता है, जिस वजह यहां हवाओं को कमी देखने को मिलता है।
वहां की कमी को पूरा करने के लिए हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती है और आंधी का रूप ले लेती है। इस हवाओं को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। बंगाल में इसे काल वैशाखी, पंजाब में धूल भरी आंधी, यूपी बिहार में इसे सु, असम में बोडो चिल्ली। भूगोल बादल को वर्षा ऋतु में बरसना चाहिए, लेकिन कभी कभी यह पहले ही वर्षा करा देता है, जिसे प्रेमानसून कहते हैं। मानसून जब बरसता है तो मौसम ठंडा रहता है, लेकिन प्रेमानसून जब बरता है तो गर्मी और वर्षा दोनों होने लगती है। यह किसी किसी चीज के लिए फायदा हो जाता है, जैसे अंगूर, आम, फूल। कभी कभी प्री मानसून अच्छा साबित हो जाता है। असम में चाय की खेती बहुत अच्छी हो जाती है, इसी कारण असम के लागे इस प्री मानसून का इंतजार करते हैं और कहते हैं, ये वर्षा नहीं, ये झरना के समान है। इसलिए असम के लोग इसे टी शॉवर कहते हैं। कर्नाटक में फूलों की खेती है और फूलों की खेती के लिए यह वर्षा अच्छा काम कर देता है, तो वहां के लोग इसे चेरी ब्लॉसम, केरल के लोग इसे मैंगो शॉवर कहते हैं। 3 वर्षा ऋतु यह 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। इस समय मानसून का आगमन होता है। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा के मासिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन। यह दिशा परिवर्तन कर लेता है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। सबसे अंत में पंजाब में पहुंचता है। सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मानसीराम में 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रेन गेज से वर्षा को मापते हैं। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लौटते मानसून से वर्षा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में होते हैं। भारत में मानसून 2 दिशा से आती है। भारत में आने वाला मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। यह मानसून 80% वर्षा कराती है। 2 भारत में लौटने वाला मानसून उत्तर पूरब मानसून होते हैं, जो 17% वर्षा कराती है। शेष 3% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ कराती है। 4 शरद ऋतु यह 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच होता है। इस समय मानसून लौट चुका होता है। मानसून लौटने के कारण आसमान पूरी तरह साफ हो चुका रहता है, जिस कारण चिलचिलाती धूप पड़ती है। इस समय मौसम औसत रहता है क्योंकि सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कुल जनसंख्या का 65% आबादी कृषि पर निर्भर है। किंतु भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान मात्र 15% है। हमारे यहाँ कृषि में का छोटा होना है में पैदावार कम होता है, जिसका मुख्य कारण खेत हमारे यहाँ कृषि व्यापारिक न होकर जीवन निर्वाहन कृषि की जाती है। कृषि कई प्रकार की होती है। 1 जीवन निर्वाहन कृषि भारत की खेती, द्विशस्यन। 2 मिश्रित कृषि कम जगह में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिश्रित कृषि की जाती है। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। 3 द्विफसली कृषि इस प्रकार की कृषि में 2 फसल एक साथ उगाए जाते हैं। एक की जड़ कम गहरी, दूसरी की जड़ ज्यादा गहरी। एक कम पानी सोखता है, दूसरी ज्यादा पानी सोखता है। 4 ड्रॉप फार्मिंग इसका प्रयोग फूलों की खेती के लिए किया जाता है। इसमें फुहारों वाला सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। 5 ट्रक फार्मिंग यह खेती भारत में न के बराबर ही होती है। हमारे यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं।
हमारे यहाँ की कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर होती है। भारत में फसलों का वर्गीकरण। भारत में मुख्यतः 3 फसलें उगाई जाती हैं। एक, जायद फसल। यह फसल मार्च में बोया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सब्जी, तरबूज, खीरा, ककड़ी आते हैं। यह बहुत जल्दी समय में लग जाता है। मई में इस फसल को काट लिया जाता है। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। 2, खरीफ फसल। इसे जुलाई के महीने में बोया जाता है। इस फसल को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसमें मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आते हैं। इसे मानसूनी फसल भी कहते हैं। इसकी कटाई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। 3, रबी फसल। ये फसल ठंड के दिन में नवंबर में बोए जाते हैं। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इसकी कटाई मार्च में की जाती है। एक्स, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी, तीसी। प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं, चावल, जौ, मोटे अनाज, दालनगदी फमल। वैसा फसल जो पैसा कमाने के लिए बोया जाए उसे नकदी फसल कहते हैं। एक, गन्ना। गन्ना का जन्म स्थान भारत है। गन्ना उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद दूसरा स्थान पर है, जबकि खपत की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है। हमारे यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना उत्पादन होता है। गन्ना की फसल तैयार होने में साल लग जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रगण्य राज्य है। उत्तर प्रदेश अकेले हो देश के लगभग 45% गन्ना उत्पादन कर देता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, जबकि चीनी उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। 2, चाय। पूरे विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन बीन एवं सर्वाधिक उपभोक्ता वाला देश भारत है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है, जबकि दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। चाय की प्राप्ति पत्ती में होती है। चाय में थीन पाया जाता है, जो थकान को दूर करता है। चाय का करता है। चाय का सबसे ज्यादा निवांत श्रीलंका। 3, कहवा। यह भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। कॉफी की प्राप्ति बीज से होती है। इसमें कैफीन पाया जाता है जो नींद को भगा देता है। 4, कपास। इसकी प्राप्ति बीज से होती है। इसे कच्चे माल के रूप में मोती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप का लगना आवश्यक है। कपास को व्हाइट फाइबर भी कहते हैं। 5, जूट, पटसन। ये पौधे के तना से प्राप्त होता है। इसके तने को पानी में भिगोकर इसके छाल को निकालकर बोरा या सुतरी धनाया जाता है। इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। पश्चिम बंगाल इसके उत्पादन में अग्रगण्य राज्य है। प्रमुख फमल उसके उत्पादक राज्य। 1, चावल। यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। इसकी कृषि पूरी मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि चावल के खेत में हमेशा पानी का होना आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा नदी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल के कृषि के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी माना जाता है। नोट: वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है। इस चावल का नाम गोल्डन राइस रखा गया है। गोल्डन राइस में पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है।
2. गेहूं। यह भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल है। गेहूं उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जबकि प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक उत्पादन पंजाब करता है। गेहूं के लिए अधिकतम 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त माना जाता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान पर आता है। 3. जीजी भी देश की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जी का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी गणना मोटे अनाजों की श्रेणी में की जाती है। जी के लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। 4. बाजरा। यह भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में पहला है। 5. मक्का। मक्का की उत्पत्ति पाईकॉर्न से हुई है। यह एक उभयलिंगी पौधा है। हमारे देश के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में मक्के का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। मक्के के उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 6. तिलहन। तिलहनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। क्रमशः राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु भारत में प्रथम स्थान रखते हैं। 7. दालों के उत्पादन तथा उपयोग दोनों दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। 8. रबड़। रबड़ का जन्म स्थान ब्राजील है। रबड़ के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक हैं। अंडमान निकोबार में भी रबड़ का उत्पादन होता है। 9. तंबाकू। भारत में तंबाकू उत्पादन के प्रथम 3 शीर्ष राज्य हैं, 1 आंध्र प्रदेश, 1 गुजरात और 1 कर्नाटक। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत में विश्व की कुल 8% तंबाकू उत्पादन होता है। हरित क्रांति। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसको जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति शब्द विलियम कार्ड ने दिया था। हरित क्रांति में उन्नत बीज हाई यील्ड वैरायटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, धान का उत्पादन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया। हरित क्रांति का केंद्र यूपी का शामली में था। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ। द्वितीय हरित क्रांति इसमें आनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई (जीएम) फसल कहते हैं।